स्टेट में मैं प्रदीप सिंह रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, मैंने गुप्त साम्राज्य की वीडियो बना के डाल दी है। गुप्त साम्राज्य के बाद में हुणों का आक्रमण की भी डाल दिया है। अब हुणों के आक्रमण के बाद में भारत में एक नए वंश की स्थापना होगी जिसे हम वर्धन वंश कहेंगे। ठीक है, कौन सा वंश? वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश। यानी इतिहास की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में ये वाला जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम क्या कहेंगे? पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। ठीक है, एक साइड में आपको मैप बना के पहले ये बताऊंगा कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना कहाँ हुई थी। तो अपन बस छोटा सा एक मैप बना देते हैं। ठीक है, और इस मैप को अपन देखेंगे तो यहाँ पर इस इलाके पर आज के समय पे जो भारत वाला इलाका है इस समय पर, ठीक है, यहाँ पे जगह थी थानेश्वर। कौन सी जगह? हरियाणा के थानेश्वर पर पुष्यभूति ने किस वंश की स्थापना की? वर्धन वंश की। तो हम जो वर्धन वंश पढ़ रहे हैं आज इतिहास की क्लास में, उनमें सबसे पहला राजा कौन हो जाएगा इस वंश का? तो वर्धन वंश का सबसे पहला राजा है पुष्यभूति। कौन सा शासक है? पुष्यभूति। पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश या फिर अपन कहें वर्धन वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? थानेश्वर में। थानेश्वर आज कहाँ है? हरियाणा राज्य में और अंबाला जिले में है। ठीक है, यहीं पर पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। इसके बाद में पुष्यभूति के बाद में तीन राजा जिनमें अपन दूसरा राजा पढ़ेंगे नरवर्धन। तीसरा जो अपन राजा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजवर्धन। ठीक है, और राजवर्धन के बाद में चौथा जो अपन पढ़ेंगे आदित्यवर्धन। बहुत सारे इतिहास में इनका जिक्र नहीं है, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी राइटरों की किताबें इनमें वर्णन है इन चारों का। और ये चारों के चारों कैसे हैं? पहले स्वतंत्र शासक नहीं माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद वर्धन वंश की स्थापना जो पुष्यभूति ने भले ही की थी, लेकिन वो पहला स्वतंत्र शासक इस वंश का नहीं है, क्योंकि उसकी उपाधि के आगे महाराज की उपाधि है, महाराज अधिराज की उपाधि नहीं है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शायद जो महाराज अधिराज की उपाधि लेता था वही स्वतंत्र शासक था। ठीक है, इस वंश का जो पांचवा शासक है, उस पांचवें शासक का नाम है जिसको अपन कहेंगे प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन, जो इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शायद यही इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, इसलिए क्योंकि इसने पहली बार महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम प्रभाकर वर्धन की, तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। अब आप ये कहोगे क्या हमें पत्नी का नाम भी याद करना है? तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि अभी मैं बताता हूं आपको। तो प्रभाकर वर्धन और यशोमती जो दोनों थे, इनके यहाँ 3 संतानें थी। यानी कितने संतानें थी? 3 संतानें थी। इन 3 संतानों में इनके 2 तो थे बेटे, ठीक है, और एक थी इसकी बेटी। 2 बेटे कौन कौन थे? तो एक बेटे का नाम था राजवर्धन और एक बेटे का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, और जो बेटी थी उसका नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। अब चूंकि इसको समझने से पहले हम 3-4 चीजों और समझ लेते हैं। यहां था कन्नौज का राजा, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। कन्नौज का राजा था गृहवर्मा। कौन राजा था? गृहवर्मा। और यहाँ जो इलाका है मालवा, मध्य प्रदेश में, मालवा का जो राजा था वो था देवगुप्त। ठीक है, और यहां पर पड़ेगा ये गौड़ साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? और गौड़ साम्राज्य का शासक था शशांक। ठीक है, और गौड़ राज्य से थोड़ा ऊपर कामरूप, जहां आज के समय पर असम का पुराना नाम है कामरूप। ठीक है, और असम का कामरूप का राजा था भास्कर प्रथम। कौन राजा था? भास्कर प्रथम। ठीक है, इस तरह से ये जरूरी, हमें इसको सीखने के बाद ही हम वर्धन वंश को समझ पाएंगे। अब प्रभाकर वर्धन के कितने बच्चे थे? 3, 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे कौन थे? एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन। ठीक है, बेटी का नाम क्या था? राजश्री। राजश्री का जो विवाह हुआ था वो गृहवर्मा के साथ हुआ था, यानी राजश्री और गृहवर्मा का क्या हुआ? विवाह हुआ। यानी गृहवर्मा की पत्नी कौन हो गई? राजश्री। और राजश्री किसकी बेटी है? प्रभाकर वर्धन की। और राजवर्धन हर्षवर्धन की बहन हो गई। ठीक है, अब मालवा का जो शासक था देवगुप्त और कन्नौज का जो राजा था गृहवर्मा, इन दोनों के बीच में पहले से ही शत्रुता थी। इस शत्रुता के लिए देवगुप्त ने आक्रमण किया किसके ऊपर? गृहवर्मा के ऊपर। इस तरह से देवगुप्त ने हत्या कर दी किसकी? गृहवर्मा की।
अब गृह वर्मा कौन था? तो वो चूंकि प्रभाकर वर्धन की बेटी का पति था। अब इधर इस बीच क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और राजा बन गया कौन 6वें नंबर का? राजवर्धन। यानी थानेश्वर का राजा कौन हो गया? राजवर्धन। और कन्नौज के राजा कौन था? गृह वर्मा। गृह वर्मा की हत्या किसने कर दी? मालवा के शासक देवगुप्त ने। अब देवगुप्त जो था उसको ये पता चल गया कि राजा कौन बन गया? राजवर्धन। तो उसको ये लगा कि राजवर्धन आक्रमण करे, क्योंकि उसने गृह वर्मा की हत्या की थी और गृह वर्मा की जो पत्नी थी राजश्री को क्या बना लिया? बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। अब चूंकि राजवर्धन आक्रमण करे इससे पहले ही देवगुप्त ने क्या कर दिया? राजवर्धन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन राजवर्धन ने किसकी? देवगुप्त की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की। क्यों? क्योंकि उसने देवगुप्त ने गृह वर्मा की हत्या की थी। आप कहोगे गृह वर्मा कौन है? तो गृह वर्मा राजश्री का पति था। ठीक है। अब इसको हराने के बाद, यानी देवगुप्त को हराने के बाद में यहां से मालवा से कन्नौज जा रहा था कौन? राजवर्धन। मालवा से कन्नौज जाते समय जो गौड़ राजा था, गौड़ पश्चिम बंगाल में गौड़ राजा जो था शशांक, वो देवगुप्त का मित्र था। तो गौड़ राजा शशांक ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? राजवर्धन के ऊपर। इस तरह से शशांक ने हत्या कर दी किसकी? राजवर्धन की। राजवर्धन भी मारा गया, देवगुप्त भी मारा गया, गृह वर्मा भी मारा गया। गृह वर्मा की हत्या किसने की? मालवा के शासक देवगुप्त ने। फिर देवगुप्त की हत्या किसने की? थानेश्वर या वर्धन वंश के राजा राजवर्धन ने। राजवर्धन की हत्या किसने की? तो मालवा के शासक देवगुप्त के मित्र शशांक ने हत्या कर दी। इस तरह से अब थानेश्वर का राजा कौन बने? तो थानेश्वर की राजगद्दी तो अपन कहें कि 7वें नंबर का वर्धन वंश का राजा बना कौन? हर्षवर्धन। यानी कि वर्धन वंश का राजा कौन बन गया? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब राजा बना था तब उसकी उम्र मात्र 16 साल थी। कितने साल? मात्र वो 16 साल का था। 16 साल के हर्षवर्धन के सामने समस्या क्या थी? एक तो प्रभाकर वर्धन पिता मर चुका है, राजवर्धन भाई भी मर चुका है, ठीक है, बहन का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि बहन ऐसा, फिर इसके बाद में पता चला कि बहन जो है विंध्य पर्वतों में कहीं पर, ऐसा माना गया कि शायद विंध्य पर्वतों में खोई गई। अब विंध्य पर्वतों में ढूंढने के लिए निश्चय किया किसने? हर्षवर्धन ने, कि पहले बहन को ढूंढा जाए। राजश्री को ढूंढने के लिए विंध्य पर्वतों में जब जाने का उसने संकल्प लिया, इसका पता चल गया किसको? कामरूप असम के राजा भास्कर वर्मन प्रथम को। भास्कर वर्मन प्रथम और गौड़ राजा शशांक दोनों के बीच में शत्रुता थी। इस शत्रुता का फायदा उठाने के लिए भास्कर प्रथम ने दोस्ती कर ली किसके साथ? हर्षवर्धन के साथ। इस तरह से हर्षवर्धन और कामरूप के राजा, असम का राजा भास्कर वर्धन दोनों दोस्त हो गए। इसके बाद में राजश्री जो थी, राजश्री मिलने के बाद में जो कन्नौज का राज्य था वो हर्षवर्धन को मिल गया। इस तरह से हर्षवर्धन के पास कन्नौज भी आ गया और थानेश्वर तो पहले से ही था। ठीक है। अब शशांक उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। शशांक की हत्या करने का जो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि निश्चय कर लिया था किसने? हर्षवर्धन को। वो निश्चय चल ही रहा था, लेकिन शशांक को पता चल गया कि हर्षवर्धन और कामरूप असम का राजा भास्कर वर्मन दोनों मिल चुके हैं, इसलिए शशांक ने गौड़ राज्य छोड़ दिया और शायद कहीं भाग गया। ऐसा माना जाता है, कई किताबों में लिखा भी हुआ है कि हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या की थी, कई किताबों में नहीं भी लिखा। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद शशांक का कोई पता नहीं चला। हर्षवर्धन के जीवन काल की सबसे बड़ी घटना यही है कि हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल में एक तो सबसे पहले 643 ईस्वी में इसने क्या करवाया था? एक मोक्ष परिषद का आयोजित करवाया था, जिसमें सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन बौद्ध धर्म की महायानसा का एक पक्षीय प्रचार किया। इसी के शासनकाल में एक चीन का बौद्ध यात्री था जिसका नाम था हुएनसांग, भारत घूमने आया और हुएनसांग ने हर्षवर्धन को पूरी तरह से बौद्ध बना दिया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में पूरी तरह से जो वर्धन वंश था वो समाप्त हो जाता है। वर्धन वंश के बाद में स्थिति बिगड़ जाती है। वर्धन वंश के बाद में भारत में कोई एक राज्य नहीं बनता है। इसके बाद में भारत में सीधा राजपूत काल स्टार्ट होता है। इस तरह से ये तो थे वर्धन वंश के राजा। ठीक है। आप समझ में कोई चीज ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें घर पर।